नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। खबरें कई हैं। राजनीतिक दांवपेच के काट में किसी नेता का राज्यसभा जाना खबर है। सुप्रीम कोर्ट का वेश्यावृत्ति पर दिया आदेश भी खबर है। खबर तो आईएएस अधिकारी के श्वान का स्टेडियम में टहलने जाना भी है। सारी खबरें बारी बारी बताएंगे, पर उससे पहले जरा कैलेंडर पर नजर डालिए। आज तारीख है 26 मई। ठीक 8 साल पहले नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। देश में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो तमाम खबरों के साथ आज सरकार के 8 साल के कामकाज का विश्लेषण भी जरूरी है, खास तौर पर ये दूसरे कार्यकाल के 3 बरस। तो बड़ी खबर में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो बिहार के मोतिहारी का है, जहां बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में 2 मिनट में 2 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। सिर्फ 2 मिनट में। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के रानीगंज मोहल्ले में देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स नाम से ये दुकान है। 25 मई को शाम 5:32 पर 8 बदमाश दुकान में घुसते ही दुकानदार समेत ग्राहकों को हथियार दिखाकर डराने लगे। इस बीच दुकान में फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सिर्फ 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड के अंदर अपराधियों ने गल्ले समेत दुकान के कई शोकेस खाली कर दिए और 5:34 पर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और बिहार के लगभग हर मोबाइल फोन में है। और चर्चा हो रही है अपराध के तंत्र की, लूट की। इस तरह की खबरें पूरे देश से आती हैं। अब सीसीटीवी कैप्चर करता है तो उस पर बात भी खूब होती है। यह दिन का वीडियो था। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, आज देश की सर्वोच्च अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को लेकर कुछ अहम निर्देश जारी किए। कोर्ट ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन यानी पेशा माना। साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक सेक्स वर्कर को उतनी ही सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए जितना कि देश में किसी दूसरे प्रोफेशनल को मिलता है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि वो वयस्क और अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं के खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई न करे। यह भी निर्देश मीडिया के लिए है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्टिंग करते वक्त सेक्स वर्कर्स की पहचान का खुलासा ना हो, उनकी तस्वीरें भी प्रकाशित ना की जाएं, ना ही उनके वीडियो दिखाए जाएं। अगर मीडिया ग्राहकों संग सेक्स वर्कर्स की तस्वीरें प्रकाशित करता है तो आईपीसी की धारा 354C के तहत कार्रवाई होगी। इस धारा में किसी महिला के प्राइवेट स्पेस में बिना उसकी अनुमति की तस्वीर खींचना या प्रसारित करना, इसको अपराध माना जाता है। दरअसल कोरोना के दौरान लॉकडाउन में सेक्स वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसी सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने की। बेंच ने गाइडलाइंस जारी की और क्या कहा, सुनिए। पहली गाइडलाइन, अगर किसी सेक्स वर्क वाली जगह पर छापा पड़ता है तो सेक्स वर्कर्स को ना तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ना ही उनसे किसी तरह का जुर्माना वसूलना चाहिए। ब्रॉथल यानी वो जगह जहां सेक्स वर्क होता है, उसे चलाना गैर कानूनी है, लेकिन अपनी इच्छा से सेक्स वर्क करना अपराध नहीं है। दूसरी बात, एक बच्चे को उसकी मां से केवल इस आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वो सेक्स वर्कर है। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उस अधिकार का प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर किसी ब्रॉथल में या किसी सेक्स वर्कर के साथ कोई माइनर रहता है तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि उस बच्चे को ट्रैफिकिंग के जरिए ही लाया गया है। अगर कोई सेक्स वर्कर किसी अपराध की शिकायत लेकर आती है तो पुलिस उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी, खासकर तब जब उसके खिलाफ हुआ अपराध सेक्सुअल नेचर का हो। यौन उत्पीड़न से पीड़ित सेक्स वर्कर को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें मेडिकल और लीगल केयर भी शामिल है। अगर छापे के दौरान सेक्स वर्कर्स के पास कॉन्डोम मिलता है तो उसे आरोपी के सबूत के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। रेस्क्यू की गई या मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई सेक्स वर्कर्स को 2-3 साल से ज़्यादा समय के लिए सुधार गृह में न रखा जाए। अगर जांच में पाया जाता है कि वर्कर की सहमति थी तो उन्हें छोड़ भी दिया जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार इस पर कानून लेकर नहीं आती। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। बंगाल में एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ खबरों में है। वजह है ममता सरकार का एक फैसला। आज कोलकाता में ममता कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी। बंगाल विधानसभा में जल्दी इस फैसले को लेकर संशोधन बिल आएगा। ममता सरकार के इस फैसले की जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने दी। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाएगी। कुछ दिन पहले ही राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और बंगाल सरकार के बीच रस्साकशी की खबरें आई थी। ममता सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ राज्य सरकार की सहमति के बिना कुलपतियों की नियुक्ति कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो राज्यपाल से भविष्य में इस तरह के मामलों में हितों का टकराव न हो, इसलिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। बंगाल के अलावा तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने भी बीते अप्रैल महीने में राज्यपाल की विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक बिल पास किया था, जिसके मुताबिक स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की जगह राज्य सरकार को दे दिया गया। कुछ और भी राज्य हैं जैसे गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक, जहां स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तीसरी सुर्खी यूपी की सियासत से। यूपी में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी सपा आरएलडी गठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। आज सुबह 10:33 पर जयंत की उम्मीदवारी को लेकर सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी। इससे पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी कि डिंपल यादव को सपा राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन जयंत के नाम की घोषणा होते ही इन सब अटकलों पर विराम लग गया। सवाल ये कि डिंपल यादव का राजनीतिक भविष्य क्या है। तो एक और अटकल है कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव 2019 में यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन करहल से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ने का फैसला किया। आजमगढ़ वो जिला है जहां की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन चुनाव जीता था। तो सपा वालों को लग रहा है कि अगर डिंपल वहां से चुनाव लड़ती हैं तो राह आसान होगी, पर याद रखिए ये कयास है, पुष्टि नहीं। जयंत से पहले 25 मई को पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और सपा नेता जावेद अली ने भी नामांकन दाखिल किया था। सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा और सपा उन्हें समर्थन दे रही है। 2016 में भी सपा ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सिब्बल का समर्थन किया था, उन्हें राज्यसभा भेजा था। वहीं यूपी में संभल के रहने वाले जावेद अली दूसरी बार राज्यसभा जा रहे हैं। इससे पहले वो 2014 से 2020 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। सपा के राज्यसभा में फिलहाल 5 सांसद हैं, जिनमें से 3 का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो गया। यूपी में कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। जो विधायकों की संख्या उसके हिसाब से 7 सीटें बीजेपी की कन्फर्म है, 3 सपा की कन्फर्म है। बची हुई 1 सीट के लिए दोनों पार्टियों में सियासी घमासान होगा और जिनकी रुखसती हुई उसमें एक खास नाम बसपा के नंबर 2 सतीश चंद्र मिश्र का है, क्योंकि बसपा के अब एक ही विधायक हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो राज्यसभा में लौट पाए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। दूसरे राज्यों में भी राज्यसभा चुनाव की कवायद चल रही है, जिसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे शनिवार की सुबह आने वाले लल्लन टॉप के वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। आखिरी सुर्खी ये सोशल मीडिया से जुड़ी है। आज सुबह से एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है। इसको इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अभिनव साहा ने अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीर में एक कुत्ते के साथ एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस हैं, अधिकारी हैं। इन पर आरोप है कि जब ये अपने कुत्ते के साथ वॉक पर जाते हैं तो स्टेडियम एथलीट से खाली करा दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एंड्रू एमसन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा संचालित त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों को पिछले कुछ वक्त से स्टेडियम की टाइमिंग को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों समेत कोच की शिकायत है कि उन्हें शाम 7 बजे तक अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसके पीछे की वजह आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार का अपने कुत्ते के साथ ट्रैक पर टहलना। खिलाड़ियों का कहना है कि पहले यहाँ 8 से 8:30 तक ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब 7 बजते ही स्टेडियम छोड़ने के लिए कहा जाता है। गार्ड सीटी बजाने लगता है। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पर असर पड़ता है। हालांकि दिल्ली सरकार में राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खिरवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। कहा कि वो कभी कभी ही अपने कुत्ते के साथ स्टेडियम में आते हैं और उसकी वजह से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में कोई बाधा नहीं आती। मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सभी स्टेडियम को रात 10 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अब दिन की बड़ी खबर।
ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 इस तारीख को ली गई शपथ को आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। 16 मई को जब नतीजे आए तो याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एक नारा लगवाया, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या वाकई अच्छे दिन आए? इस सवाल के आज की तारीख में दो जवाब हैं। समर्थक कहते हैं कि इससे अच्छे दिन भला क्या हो सकते हैं, और विरोधी कहते हैं अच्छे दिन सिर्फ चंद लोगों के लिए आए। इन दोनों ही जवाबों के बीच का भी कोई जवाब हो सकता है, बशर्ते उसके लिए हमें 8 सालों के तमाम कामों को सरसरी निगाह से देखना हो सकता है कि निष्कर्ष तब भी ना निकले, पर मोटा माटी आइडिया लग सकता है। हम यहाँ ये भी नहीं कहते कि समूचे 8 साल को एक बुलेटिन में समेट लिया जाएगा, लेकिन समराइज तरीके से बात की जा सकती है। 8 साल के कार्यकाल को 8 बिंदुओं की कसौटी पर रख कर देखा जा सकता है। कौन से बिंदु हैं ये? रक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महंगाई और रोजगार। रक्षा क्षेत्र से शुरुआत करें तो आपने प्रधानमंत्री मोदी के कई बयानों को सुना होगा। अक्सर कहते हैं राष्ट्र रक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वित्तीय नजर से देखें तो इसको लेकर काम भी हुआ। 2013-14 में जो रक्षा बजट 2,53,000 करोड़ रुपए का था, वो 2022-23 के बजट में 5,25,000 करोड़ तक का हो चुका है, यानी समय के साथ बढ़ोतरी हुई। इस दौरान राफेल S-400 मिसाइल की सुरक्षा प्रणाली समेत कई बड़े रक्षा समझौते हुए। राफेल पर विवाद भी हुआ, लेकिन बड़ी बात यह रही कि कभी किसी रक्षा सौदे में धांधली की बात साबित नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी के सत्तारूढ़ होने के बाद वैश्विक स्तर पर हर तरह से चुनौतियां बढ़ी। पाकिस्तान के मोर्चे पर देखा जाए तो वहां कायदे से निपटा भी गया। पब्लिक प्लेस पर भी कोई बड़ी आतंकी घटना कश्मीर के बाहर नहीं हुई, लेकिन इन 8 सालों में सेना के ठिकानों को कई बार निशाना भी बनाया गया। हर बार पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 के चुनाव से ठीक पहले हुई एयर स्ट्राइक, इसी के उदाहरण है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में खटास लगातार बनी रही, लेकिन 2021 के साल में एक बड़ी सफलता मिली जब एक बार फिर से भारत पाक सीमा पर संघर्ष विराम लागू कर दिया गया। आए दिन होने वाली गोलीबारी या सीज फायर के बाद शांत हो गई, पर सबसे बड़ी चुनौती हमें पड़ोसी देश चीन से मिली। 1962 के युद्ध के बाद 2020 का साल वो रहा जब चीन से संबंध सबसे नाजुक दौर में पहुंचे। गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने भारत चीन के बीच एक बड़ी लकीर खींच दी। आए दिन चीन की तरफ से सीमा पर अवैध निर्माण की खबरें आती हैं, जो भारत के लिए चिंता की बात है। सरकार की तरफ से चीन की हरकतों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई मुकम्मल इलाज मिल नहीं पाया है, जिसका तोड़ विदेश नीति के जरिए भी तलाशा जा रहा है। अब बात दूसरे बिंदु की, यानी विदेश नीति की। मोदी सरकार का ये एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय हितों की हर हाल में रक्षा हो। LAC पर चीन की घुसपैठ का भारत ने जमकर विरोध किया, जोर देकर कहा सीमा पर यथास्थिति बहाल होने तक संबंध सामान्य नहीं होंगे। इसी कड़ी में भारत ने क्वाड ग्रुप, जिसकी बैठक बीते दिनों जापान में हुई, उसको प्रभावी बनाने के लिए पूरा समर्थन दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर चीन के खिलाफ रणनीतिक और आर्थिक कवच तैयार हो रहा है। मोदी सरकार में अमेरिका के साथ भारत की नज़दीकी भी दिखी। रूस की पुरानी दोस्ती का भी ख्याल रखा गया। जब रूस ने यूक्रेन में हमला किया तो अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए। भारत पर भी खूब दबाव बनाया गया। पश्चिमी देशों की तरफ से धमकाए जाने के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा, व्यापार और ऊर्जा संबंधों को तोड़ने से इनकार किया। इसके बरक्स जब भी पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई, तब शत्रुता समाप्त करने और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया। बाकी देशों के साथ अमेरिका को भी भारत के रवैये पर चिढ़ हुई, लेकिन आखिर में ये मानना पड़ा कि भारत को राष्ट्र हित की रक्षा के लिए रूस के साथ की ज़रूरत है। इसके अलावा विदेशी निवेश में भी बीते 8 साल में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2014 में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1,48,000 करोड़ था, जो 2022 में बढ़कर 4,37,000 करोड़ हो चुका है। भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात में भी इजाफा हुआ है। 2014 में भारत 19 लाख करोड़ रुपए
विदेश में सामान बेचकर कमा रहा था। 2022 में एक्सपोर्ट की रकम बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पैसे रुपए की बात हुई तो अब अर्थव्यवस्था वाले बिंदु पर आते हैं। कोविड काल में हमने देखा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा किस तरह से बैठ गया। भारत को भी तगड़ी चोट पहुंची। 2014 के मुकाबले में तुलना करें तो भारत की जीडीपी पहले की तुलना में काफी बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने को पूरा कर सके जिसमें उन्होंने कहा था कि तब तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ये लक्ष्य रखा गया था। वो तभी संभव था जब विकास दर प्रति वर्ष 10% के ऊपर होती, लेकिन पहले कोरोना, फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया। इस साल रिजर्व बैंक ने 7.2% विकास दर का अनुमान रखा है। भारत की कुल जीडीपी मौजूदा वक्त में $2.9 ट्रिलियन की है और 3 साल से भी कम वक्त में $5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लेना फिलहाल बहुत मुश्किल काम है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वहां अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दर्ज आंकड़ों में 9 मई 2014 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 लाख करोड़ रुपए था। 13 मई 2022 के आखिरी आंकड़ों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जिसे मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। पर इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करना चाहिए, जो विदेशी कर्ज का है। साल 2014 में भारत पर कुल विदेशी कर्ज $440 अरब का था। 2022 में उसमें इजाफा हुआ। आज की तारीख में भारत पर $614 अरब का कर्ज है। मौजूदा वक्त में भारत की सबसे बड़ी चुनौती दिन पर दिन डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना भी है। 2014 से पहले $1 के मुकाबले रुपए की कीमत गिरकर 60 के आसपास पहुंच चुकी थी। तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी मनमोहन सरकार की तीखी आलोचना करते थे। आज $1 के मुकाबले रुपया ₹77.59 हो चुका है। विपक्षी प्रधानमंत्री के पुराने बयान वायरल कर उनसे सवाल करते हैं। इसके अलावा 8 साल के वित्तीय फैसलों की बात करें तो सरकारी बैंकों का विलय करना, सरकारी कंपनियों का विनिवेश, एयर इंडिया का बेचा जाना, LIC का IPO आना चर्चा के केंद्र में रहे। और फिर चर्चा होगी तो नोटबंदी की भी होगी। नोटबंदी और GST जैसे बड़े फैसले भी इन्हीं सालों में हुए। इन पर लगातार बहस जारी है, खासतौर पर नोटबंदी को लेकर, क्योंकि अब सरकार भी इसका जिक्र नहीं करती है और कहा जाता है कि जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उस पर इस फैसले ने तगड़ी चोट पहुंचाई, जिससे हम अब तक उबर नहीं पाए हैं। चौथा बिंदु स्वास्थ्य का है, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य। कोरोना के वक्त हमें इसकी अहमियत का नए सिरे से अंदाजा भी लगा। पहली लहर के दौरान सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाया, जान बची, लेकिन आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत ने भारी क्षति पहुंचाई। एक्सपोज हो गया हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर। हालात को सही तरह से न हैंडल कर पाने का आरोप केंद्र और राज्य सरकारों पर लगा। आलोचना भी खूब हुई। इसी दौरान उपलब्धियां भी मिली कुछ। भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़े काम किए। PPE किट और टेस्टिंग किट जैसी दूसरी जरूरी चीज़ों के लिए भारत अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत खुद बड़ी संख्या में इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। वैक्सीन प्रबंधन में भारत प्रमुख उत्पादक देशों में से एक बना। बड़े पैमाने पर टीकाकरण का सफल अभियान चलाया गया। अब तक देश में 1 अरब 92 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत ने दूसरे देशों की भी मदद की। बीते दिनों क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते दिखे। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार और मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन पर भी बजट को बढ़ाया था। एम्स की संख्या में इजाफे के साथ 8 साल की एक बड़ी उपलब्धि आयुष्मान योजना को भी माना जाता है। इस दौरान सवाल भी उठते हैं। पीएम केयर फंड पर सवाल उठे। ये भी सवाल उठा कि एम्स तो खूब बना दिए गए, लेकिन क्या ये पूरी तरह से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ संचालित है? तो आलोचना के स्वर भी आते रहे। 5वां बिंदु शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। यहां सरकार की तरफ से किया गया सबसे बड़ा काम नई शिक्षा नीति को लागू करना है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति घोषित की गई। साल 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद ये पहला बड़ा परिवर्तन था। जानकारों की राय में हर 10 से 15 साल में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन इस बार बनते बनते 34 साल लग गए। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा है। शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार है। इसीलिए राज्य सरकारें इसे पूरी तरह माने ये जरूरी नहीं है। जहां कहीं टकराव वाली स्थिति होती है, दोनों पक्षों को आम सहमति से इसे सुलझाने का सुझाव दिया जाता है। नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए। हमने पहले भी विस्तार से इस पर बात की है। 6वां बिंदु कृषि का। 8 साल में कृषि के क्षेत्र में कई फैसले हुए।
यहाँ तक कि कई जानकारों के मुताबिक किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि तो चुनाव में जीत का आधार भी बनी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा 3 कृषि कानूनों की रही, जिसे मोदी सरकार के सबसे बड़े और मुश्किल फैसले के तौर पर देखा गया था। 17 सितंबर 2020 को संसद में खेती से जुड़े 3 कानून पास किए गए, जिसका पंजाब के किसानों ने सबसे पहले विरोध किया और धीमे धीमे ये विरोध बढ़ता गया। केंद्र सरकार ने इन कानूनों को लेकर बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, लेकिन किसान इस हद तक नाराज हो गए कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। कृषि कानूनों की वापसी के लिए दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज़्यादा समय तक आंदोलन चला। इस दौरान कई किसानों की मृत्यु हुई, लाल किले की घटना भी हुई। आखिरकार यूपी चुनाव से ठीक पहले सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े और इसको लेकर भी सरकार की दूसरे पक्ष ने आलोचना की। किसानों की आय दोगुनी करने का जो सरकार का वादा था, उसको लेकर भी लगातार बहस चलती रहती है। 7वां और 8वां बिंदु, महंगाई और बेरोजगारी। ये फिलवक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है और मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी। खुदरा महंगाई दर 8% के आसपास चल रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही, जो बीते 18 महीनों का हाईएस्ट है। थोक महंगाई दर तो 25 साल के उच्चतम स्तर पर है, 14% को पार कर चुकी है, जो बीते 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। सरकार ने इसको कम करने के लिए कदम उठाने भी शुरू किए। बीते दिनों पेट्रोल डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। गेहूं और चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाई जा चुकी है ताकि दामों को कंट्रोल किया जा सके। सरकार ने विदेश से आने वाले सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और सेस को भी 2 साल के लिए खत्म कर दिया है। ये सारी कोशिशें इसलिए ताकि महंगाई को कुछ थामा जा सके, पर अभी इसके बहुत ज़्यादा नतीजे ज़मीन पर दिखे नहीं हैं। 1000 रुपये का सिलेंडर अब भी चिंता की बात है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। कोरोना काल के बाद बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई। सेना की वैकेंसी ना आने पर युवाओं का गुस्सा भी खूब देखने को मिला। रेलवे में पदों को खत्म करने का भी विरोध हुआ। 2016 तक सरकार लेबर ब्यूरो रोजगार के आंकड़े जारी करती थी, जिसके आंकड़े अब नहीं आते हैं। प्राइवेट एजेंसियों की माने तो भारत में बेरोजगारी दर फिलहाल 7.8% है, जो 2014 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ये वो 8 बिंदु थे जिनको हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा। अच्छे दिन आए या नहीं आए, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उम्मीद है या नहीं है, इस पर चर्चा होती रहती है। अब इस चर्चा से आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। हैदराबाद में उन्होंने 8 साल के कार्यक्रम पर क्या कहा, कार्यकाल पर क्या कहा, सुनिए। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है, एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के तमाम कामों को गिनाया तो विपक्ष के नाते कांग्रेस ने 8 साल 8 छल के नाम से एक बुकलेट जारी की, सरकार की आलोचना करते हुए। सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया। मोदी सरकार को आज 8 साल पूरे हो चुके। 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। साथियों, 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे दिए थे उन पर जरा आज 8 साल बाद निगाह डालिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपये पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों और जुमलों के अंदर आपको
देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। विपक्ष भी मोदी सरकार को सबसे ज्यादा महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर ही घेरता है, जिसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है। ऐसे में अब अगले 2 साल मोदी सरकार के लिए सबसे ज्यादा फोकस उनका अर्थव्यवस्था को सुधारने पर रहे, यही सब विद्वानों का कहना है। महंगाई सुधरे, रोजगार की समस्या सुधरे। चीन के मुकाबले बाकी दुनिया की पसंद भारत है। विशेषज्ञ मानते हैं मंदिर, मस्जिद और ऐसे तमाम विवादों से दूर सरकार का पूरा फोकस आर्थिक विकास, आय में सुधार, समावेशी वृद्धि और दूरगामी रिफॉर्म्स पर होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट प्रीच रिलीजन टू एम्प्टी स्टमक्स। हिंदी में कहें तो खाली पेट लोगों के बीच धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता। यानी पेट का भरा होना सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। हमने आज आपको 8 साल की संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड दिखाई। विस्तृत रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आप इस बार का इंडिया टुडे मैगजीन का अंक ज़रूर पढ़ें। खूब जानकारी मिलेगी, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी रहेगा। शो में आखिरी में कू की राय। सोशल मीडिया ऐप पर हमने सवाल पूछा, 8 साल का मोदी सरकार का काम कैसा रहा? मोदी सरकार के 8 साल काम कैसा? 43% ने कहा बहुत अच्छा, 27% ने कहा अच्छा, 18% ने कहा औसत और खराब कहने वालों की संख्या 12%। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।